हेलो स्टूडेंट्स, विनोद सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज एमपी बोर्ड 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर था, तो आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। करेक्ट, 100% करेक्ट। ओके, तो ये पहला सवाल है। A1 2 3 ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो तो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक नहीं हो, तो ऐसे अवयवों की संख्या मतलब ऐसे रिलेशंस कितने होंगे, इसका आंसर लिखते जाते हैं। अब क्योंकि पूरा वीडियो बनाने में टाइम लग जाएगा, और अगर इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका आंसर ये। उसके बाद tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2 का आंसर है -π/3। ओके, 3/3 कोटि की ऐसे आव्यूह जिसमें कुल अवयवों की संख्या प्रत्येक समष्टि जे है 512। सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस डले हुए हैं। हाँ, 4th का आंसर है ये। ओके, और इसका आंसर सीधा सीधा x sin x। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। और अब आते हैं इधर, ये इधर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इधर भी मैं टिक लगा देता हूं। इसका आंसर ये, इसका आंसर -π/3, ये 512, ये बी वाला, और ये x sin x। चलो, अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरना था, प्रत्येक अवकलन फलन सतत भी होता है, ठीक है। तो इसमें भरना था सतत, ठीक है। और ये x² y², ऐसा करो, इसका एरिया निकाल लो, रेडियस इसकी 2 है, πr², तो इसका आंसर आ जाएगा π² यूनिट, मतलब पाई वर्ग इकाई। और इसमें भरना था तुम्हें 4 कोटि किसी अवयव के व्यापक हल में उपस्थित शेष 4 उतनी ही होती हैं जितनी कोटि की होती है। तो इसमें ऑप्शन है 4, ठीक है। और मूल बिंदु से समतल की बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है d/n का मैग्नीट्यूड। ओके, और सभी विवरोध ऋणोत्तर जी हाँ उचिष्ट क्षेत्र रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भरना है तो इसमें भर दो π² यूनिट, और इस वाले में फिलअप करना है 4, इस वाले में फिलअप करना है फॉर्मूला डिस्टेंस का d/n का मैग्नीट्यूड, और द कॉमन रीजन और कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, ओके। और हाँ, क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिलेंगे, जे ओटी के तो सॉल्यूशन चल ही रहे हैं। इसमें ए और बी दो ऐसी घटना है, PA ≠ 0, तो ये आपका ट्रू है, सत्य है ये। ओके, अगर इसका प्रूफ देखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं, और वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। और ये भी ट्रू है, ओके। और सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी बिंदु का संगत हल कहते हैं, जे असत्य है। और ये L² M² N² = 1 होता है, तो ये भी असत्य है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को 2 क्रम में लेने पर सदिश योग हमेशा 0 होता है, ये सत्य है, ओके, ये ट्रू है। तो ये एक बार इंग्लिश मीडियम में और फिलअप कर दें।
तो ये ट्रू और बीच के ये फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है, ये मैचिंग। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ठीक है, तो इसका cot x का इंटीग्रेशन log sin x, चलो ऐसे मिला तो log sin x, और tan x का log sec x ये मिला दो, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा ये, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है, और इसका फॉर्मूला ये बी वाला है। ओके, ठीक है। और उसके बाद ये वन वर्ड में ये इसका आंसर भरना है 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ओके, और एक्स स्क्वायर 4/1 से होकर जाने वाले अवलंब का समीकरण है, इसमें फिलअप करना है तुम्हें x प्लस वाई इक्वल टू 3 आंसर भरना है इसमें। वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 3 साइन एक्स स्लोप निकालोगे तो ये m1 की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में जाके नोट कर सकते हो। और 3x स्क्वायर x इक्वल टू 15 हो तो इसका सीमांत आय 126 रुपये आएगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसका 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये इसकी नॉर्मल आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसकी रिवेन्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 75.66। और राइट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका नॉर्मल आएगा m1 इक्वल टू -1/3। और ये राइट द इसकी रिवेन्यू वैल्यू 126 रुपीज़। इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर x की जगह 50 रख देना, ये आंसर आ जाएगा। फिर सेक्शन बी, इनके सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन, अब इसके सॉल्यूशन की आपको पूरी लिस्ट बताते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, और इसका अथवा भी निकालना है तो प्रोडक्ट इसका ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस प्रूव करना था, तो इस तरह से 7 का अथवा भी करना है तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई डिफ्रेंशिएट कर दो, डी/एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो इसका इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करना है तो इसमें t इक्वल टू tan इनवर्स x सपोज करना है। ठीक है, सॉल्यूशन वाला पेज मैं वेल बताता हूँ, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना सिंपल वे में, तो ये मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा √x dx और माइनस x की पावर 3/2 dx, और बस इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसके अथवा में a और b के परिमाण क्रमशः a डॉट b इतना दिया है, a और b के परिमाण क्रमशः a को 2 है, तो ये cos थीटा वाला फॉर्मूला ये लगा देना, a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, और a डॉट b दे रहे हैं 1 और इनके मैग्नीट्यूड दे रहे हैं 1 × 2, तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो थीटा इक्वल टू π/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक सदिश दिया है, इसके अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई है, तो अपन को एक r इक्वल टू निकालेंगे 7 × a। ओके, ये आंसर आ जाएगा इससे। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, चलो इसका सॉल्यूशन वाला पेज में ढूंढता हूं।
ये क्वेश्चन नंबर 10 वाला पेज किधर है? हाँ, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन वाला ही पेज बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन वाला पेज ये है। ये क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था, क्या था? एक्स वाई जेड के डायरेक्शन, एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ये एक्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 होगा तो 1 0 0, बाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 और ये 0 0 1। ओके, डायरेक्शन कोसाइन पूछे केवल। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये वाला सॉल्व किया है मैंने 36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब कई सवालों के दोनों ही सॉल्व कर दिए, किसी किसी में टाइम बचा देने के लिए। और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन सिंपल था, तो 36.6 वाला ये सिंपल पड़ता, तो इसका सॉल्यूशन ये देख लो। और इसका आंसर आया है 6.05। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो, पॉजिटिव नंबर्स, जिनका सम 15 हो और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। या दूसरा भी सिंपल है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर नापी गई है, 0.03 उसकी त्रुटि है, एरर है उसका। उसके आयतन के परिवर्तन में सन्निकट त्रुटि, रेडियस स्फीयर मेजर 9 सेंटीमीटर, एरर 0.03 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन मैं बताता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 12 का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। दो नंबर्स जिनका सम 15 है और उनके स्क्वायरेज का सम क्या हो, न्यूनतम, मिनिमम बताने के लिए x की वैल्यू 15/2 होना चाहिए, y की वैल्यू 15/2 होना चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है। तो आंसर हो जाएगा x = 15/2, y = 15/2। ये इसका सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखें 13 इसी के पीछे है, नहीं, चलो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए जब तक। हाँ, इसके यहां से मैंने दोनों सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। इसमें 13 के और में प्रूव करना था कोलिनियर, ये सबसे सिंपल सॉल्व करना था। इसी को सब जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले पकड़ा करो, तो इसलिए मैंने सबसे प्रूव वाले का सॉल्यूशन बना दिया। वो अथवा वाले का भी अगर सॉल्यूशन देखना है 13 का, तो ये है, ये इसमें एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना था, a + b और a - b दोनों पे परपेंडिकुलर होता। ठीक है, ओके। और ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 था अपना कि ये सामने पढ़ लो। एक लाइन दी है, एक प्लेन दिया है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना था। और इसका अथवा वाला भी, दो लाइंस हैं, उनको कोप्लेनर प्रूव करना था। दोनों ही सिंपल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन, ये दो लाइन दी हैं, उनको कोप्लेनर प्रूव करना है। तो कोप्लेनर की कंडीशन ये लगा दी और इसमें वैल्यू रख दोगे ये x1 y1 z1, तो ये 0 प्रूव हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, एक लाइन दी है, एक प्लेन दिया, इनके बीच में एंगल निकल के आया sin इनवर्स -8/21। प्लस में भी आंसर आया हो तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि एक्यूट ऑब्टूस उन्होंने कुछ नहीं कहा, एंगल बोला है, तो दोनों एंगल्स चल जाएंगे आंसर में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये यूनिट 1 से है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है।
इसमें वो पूछ रहे हैं रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका बाइनरी ऑपरेशन से। तो बाइनरी ऑपरेशन में इसको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन वाला पेज में देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये ऐसे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, प्रूव करने वाला था इस तरह से। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये इसका सॉल्यूशन है। देख लो इसी तरह से आप लोग करके आए हो कि नहीं, चेक कर लो। और ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला है। तो ये कॉम्यूटेटिव क्रम बिंदु में आपको ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूव करना था। तो ये सॉल्यूशन देख लो। एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये प्रूव करना था। ओके, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। पहले क्वेश्चन नंबर 16 पढ़वा दें। क्वेश्चन नंबर 16 में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो मुझे नीचे वाला ज्यादा सही लग रहा था। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 को कॉस इनवर्स 84/85 प्रूव करना था। तो मैंने इसी का सॉल्यूशन किया है। ये इसका सॉल्यूशन देख लो। ये साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको साइड से लिखना था, मैंने केवल हिंट दे दिए। तो ये साइन इनवर्स में आया 13/85 और फिर हमने ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने वाला फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये मतलब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स या तो ट्राइंगल से कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स कैसे बनता है? √1 - x² का फॉर्मूला करके। ये सिंपल प्रूफ। कुल मिला के प्रूफ वाले सवाल भाई पहले पकड़ा करो। प्रूफ वाले में कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रूफ आ जाता है, कॉपी चेक करने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको परफेक्ट 100% नंबर मिल जाते हैं। अब 16 के बाद आता है 17वां सवाल। 17वां सवाल ये है, मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है, ठीक है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका सॉल्यूशन बड़ा पड़ेगा, लेकिन इसके जो अथवा में जो डिटर्मिनेंट दी है वो सिंपल है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट LHS लेके R1 चेंज टू R1 प्लस R2 R3 लगा दो, या इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 का ये, हाँ, मैंने x की जगह k की जगह x लिख दिया है, आप लोग इसको ये ओके। तो इसमें प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाई, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फर्स्ट कॉलम में 3y प्लस एक्स बन गया, 3y प्लस एक्स को कॉमन कर लिया। उसके बाद R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ये और ये प्रूफ होके आ गया। और क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला भी मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनका प्रोडक्ट करके फिर इसका इनवर्स निकाल दिया, और फिर इसके बाद ये बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स प्रोडक्ट करके आंसर आपका प्रूफ हो जाएगा। ये भी प्रूफ ही करने वाला था, तो दोनों में से कोई, लेकिन इनवर्स वाले में ए बी का इनवर्स निकालो, प्रोडक्ट करो, ये इसमें काफी मेहनत थी, इसलिए 17 का मेन क्वेश्चन, ठीक है, अथवा की अपेक्षा। तो ये 17 का ये अथवा वाला ज्यादा सही था। ओके, चलो, मतलब 17 का क्वेश्चन नंबर ये करने की अपेक्षा ये डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना था, इसमें टाइम कम लगता। चलिए अब आता है 17 के बाद 18 क्वेश्चन नंबर 18। अब पढ़ो जब तक मैं पेज ढूंढ रहा हूं इसके सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में 2, 5 - 3 की इससे डिस्टेंस निकालनी थी। ये इसका सॉल्यूशन, ये 2, 5.3 की इससे डिस्टेंस निकल के आई 13/7। फॉर्मूला लगा A.n, मतलब किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये, और ये 13/7 इसका आंसर आ गया। और इसका अगर और वाला क्वेश्चन भी देखें तो ये लिखा है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो 5, 2, ऋण 4 से होकर जाता है
और इसकी अविलंब रेखा की दिक् अनुपात है 2, 3, -1। तो पॉइंट दिया है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, तो आप प्लेन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, r.n - a.n = 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन का आंसर आना चाहिए था। अगर ये वाला किया है तो आपके सामने वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखा है और कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लिखा है, दोनों की फॉर्म में आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में सीधी सी बात है, जो इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं, मतलब कंस्ट्रेंट्स बने हुए हैं, उनका ज्यादा यूज करेंगे। भाई ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये बहुत हैवी है, तो पहले तो वर्ड प्रॉब्लम से अब उनको ये इनइक्वालिटीज बनानी पड़ेंगी। तो कोई भी स्टूडेंट हो तो इसको ज्यादा सिलेक्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऊपर वाला करेगा, उसके और में दिया है उसे तो करेगा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन 19 का ये है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज दी थी, ये आया, ठीक है। और इसको सॉल्व करके इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ वगैरह नहीं बनाया है, ग्राफ बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। तो ग्राफ वगैरह बना के मैक्सिमम Z 120 आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इसकी, और कितने पॉइंट पर 30,0 पर, ओके। ये वैसे अगर देखना है तो नूतन RB त्रिपाठी एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज 20A में इसका सॉल्यूशन है, ओके। और ये और वाला क्वेश्चन नूतन वाली बुक से नहीं है, ये NCERT में मिलेगा। तो मैंने इसकी इनइक्वालिटीज बना दी हैं, किसी माने स्टूडेंट ने अगर इसको ट्राई किया होगा तो ये मैक्सिमाइज वाला फंक्शन बनेगा ये। और इसमें हेक्टर्स एंड द लैंड एलोकेटेड टू, इसको x सपोज किया है, हेक्टर क्रॉप बाई को y से किया है, मैक्सिमम वैल्यू बनाने का ये फंक्शन बन जाएगा। इसमें इनइक्वालिटीज ये लैंड के लिए x + y < 50, और ये हर्बिएट्स के लिए 20x + 10y जी बन जाएगा, या 2 का डिवाइड, इसमें 10 का डिवाइड देने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी ग्रेटर देन। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा इसका 4,95,000, ठीक है। 4,95,000 रुपीज मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। और कितने पर होना चाहिए, ये 30 हेक्टर्स क्रॉप पर और 20 हेक्टर्स 4 क्रॉप बाय पर, ओके। मतलब 2 तरह की क्रॉप्स हैं, एक्स और वाई। तो ये इसका आंसर अगर आपका आता है तो करेक्ट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये आता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, 20वां सवाल। महाविद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो, मैं तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा बन जाता है। तो सवाल नंबर 20 का सॉल्यूशन इसका पेज में देख रहा हूं, ओके जी। तो ये सवाल नंबर 20 का सॉल्यूशन, ओके। ये E1 हॉस्टल, E2 नॉट हॉस्टल, E ग्रेड, और ये इसका सॉल्यूशन, और ये इसका 9/13 इसका आंसर है। और दूसरे वाले क्वेश्चन का इसके अथवा में जो दिया है कि एक डाइस को 2 बार फेंका है, फर्स्ट डाइस पर ऑड नंबर, सेकंड डाइस पर ऑड नंबर, ए और बी इवेंट्स हैं, कॉमन इवेंट्स हो गई हैं, और इनकी कॉमन इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9/36 हो गई। तो हम देख रहे हैं पी इंटरसेक्शन बी 1/4 आया है, पी ए भी 1/2 आएगा, पी बी 1/2 आएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, पी ए इंटरसेक्शन बी = पी ए इंटू बी, तो ये प्रूव हो जाता है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। तो अगर आंसर निकालने की जगह प्रूव करने वाला क्वेश्चन करते हो तो ज्यादा सही रहता है। तो इसका 20 का अथवा करना चाहिए था, और अगर आपने ये वाला किया तो इसका आंसर अगर 9/13 है तो आपका 100% सही है सवाल। इसके बाद ये 21 30, ये भी अच्छा सवाल है। 30 बल्बों की ढेर में से 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना इसमें से निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक बक्से में 10 कार्ड हैं, तो दोनों का ही सॉल्यूशन देख लो। तो मैंने पहले जी 10 कार्ड वाला ये सिंपल पड़ता है कि 1 से लेके 10 कार्ड हैं, उनमें से एक कार्ड निकालना है, और उस कार्ड पर 3 से अधिक संख्या आई, ये हमको किसी ने बता दिया गया। फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो नंबर क्या हो, इवन नंबर। तो इसका सॉल्यूशन ये है, और इसका आंसर आना चाहिए 4/7, ओके
4/7। और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिफेक्टेड बल्ब वाला निकालना है तो आपकी टेबल ये बनना चाहिए थी। ये आप आंसर मैच कर सकते हैं। अगर इतना आंसर सही है तो आपका सवाल का सॉल्यूशन सही है। ओके, चलिए 21 के बाद आता है अपना सवाल नंबर 22। बहुत सिंपल है। ये मैट्रिक्स दी है और इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो 22 वाला सवाल का देखता हूं मैं, पेज किधर है, 22। मैंने सबके सॉल्यूशन बना दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, ये मैट्रिक्स दी है। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो a + a'/2, a और a' माने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, तो ये निकाला, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। P' = P है और Q 1/2 a - a'। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। इस तरह से हम Q का ट्रांसपोज करें तो -Q आ जाएगा। तो हम मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो P वाला जो आंसर होगा वो सिमेट्रिक होगा और Q वाला जो मैट्रिक्स होगी वो इसको सिमेट्रिक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। माने सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। 23 वाला सवाल, ओके 22 नंबर, सॉरी, ये है 22वें सवाल का सॉल्यूशन, MP बोर्ड का पेपर एग्जाम 2020। अब इसके बाद 22 के बाद आता है, हाँ, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर इसका इनवर्स निकाला होगा आप लोगों ने, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो इसका आंसर ये आना चाहिए। इसका 2 एकम 2 डिटर्मिनेंट 1/1 और 2 और 1 को इंटरचेंज 1 2, इनके साइन चेंज -1 -1। ये अगर आपका आंसर आया होगा तो करेक्ट है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फंक्शन दिया है, रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। और x के सापेक्ष e⁻x का अवकलन कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब x के सापेक्ष e⁻x का, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि 23 नंबर का सवाल इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसा तो लिखा नहीं कि उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है, तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए ये अच्छा है, ठीक है। क्योंकि चक्कर जब 23 नंबर वाला सवाल 5 नंबर का है, 5 नंबर में e⁻x का डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, ठीक है। ये थोड़ी बोर्ड पेपर की खामी है कि भाई इतना छोटा सवाल e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x बच्चे अगर डायरेक्ट करें या बाई मान के करें, तो जब बाई मान के करें तो भी बड़ा नहीं है सॉल्यूशन इसका। बाई माना तो log y = हो जाएगा x log a, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/y dx = x का 1 हो गया, log a हो गया, तो dy dx आ गया कितना, y log a। y की वैल्यू रख दो तो a⁻x log a। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन मेरे हिसाब से तो 5 नंबर लायक नहीं है। तो इसमें अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते, मतलब कुल मिला के डाउट वाला है, तो इससे बढ़िया ये करना चाहिए रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन। तो रोलेस थ्योरम का सॉल्यूशन मैं बताता हूं, ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन रोले की प्रमेय से। ये डायग्राम बना दो, अच्छी बात है ये, ओके। तो एफ ए मतलब पहला लिख दो कंटिन्यूअस है, फिर लिख दो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, फिर एफ ए की वैल्यू निकाली वो 0 आई, एफ बी की वैल्यू निकाली वो भी 0 आई, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। और एफ ए और एफ बी की वैल्यू 0 0 आने के बाद तब हम क्या दे देंगे, रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, एफ डैश इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू माइनस आई, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट सी इक्वल टू माइनस कॉन्टेक्ट पॉइंट की सी की वैल्यू -1 आई, तो -1 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -4 टू रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद 23 के बाद आता है सवाल नंबर 24। तो 24 का सीधी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नंबर 4 वाली अप्लाई हो रही है। ये भी ठीक है, मगर इसका सॉल्यूशन बड़ा आएगा, इसलिए 24 वाले सवाल को ही करना चाहिए। तो ऊपर वाला
क्वेश्चन नंबर 24, ये P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये वाली P4 का मतलब x की जगह π/2 माइनस एक्स रखा, साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा इसका π/4। फाइनली ऐड करने पर इक्वेशन 1 2 ऐड हो जाएंगी। देखते हैं इधर पूरा सॉल्यूशन है, चलो कर दिया। तो i प्लस आई ये ऐड किया, कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, फाइनल आंसर π/4। और अगर इसका अथवा वाला भी देखना चाहते हो तो ये है सॉल्यूशन इसका। x² प्लस 1 प्लस 2x किया, माइनस 2x किया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, डिवाइड किया तो 1 माइनस 2x बचा, e की पावर x का मल्टीप्लाई करके ये आया। फिर इसमें इधर कैंसिलेशन लॉ लगाने के लिए इसको fx और f' ही फॉर्म बनाया, तो इसमें प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, x प्लस 1 के डिवाइड में जे किया अलग। तो इसका जो कैंसिलेशन रूल से जो आंसर आता है वो बचता है e की पावर x fx। तो इसमें फंक्शन है 1/x प्लस 1 और माइनस 1/x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव है। तो आंसर बचेगा e की पावर x माइनस 2 और ये e की पावर x और फंक्शन प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसकी जगह प्रॉपर्टी 4 वाला ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन करना आसान था। और 24 के बाद आता है सवाल नंबर 25। तो 25 में 3 पॉइंट्स दिए हैं, इंटीग्रेशन निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया अगर अपन सिंपल फॉर्मूले से निकाला है तो सिंपल, लेकिन यहाँ तो इंटीग्रेशन यूज करना है, और इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा। तो ये ज्यादा सही है। पैराबोला दिया है और इसका नाविलम माने लेटस रेक्टम से कवर एरिया निकालना था। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं, ये है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² 4x लेटस रेक्टम y² 4ax। ये इसका ग्राफ है, ये पैराबोला है, ये इसकी लेटस रेक्टम है, और ये एरिया निकाल के और इसका फाइनल आंसर 8a² स्क्वायर यूनिट। और अगर ट्रायंगल का एरिया इक्वेशन बनू के इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, फिर इंटीग्रेशन बनाने के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 11वीं क्लास का वो 2 डायमेंशनल वाला स्ट्रेट लाइन निकालने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 इक्वेशन, तब कहीं इंटीग्रेशन सॉल्व करके अगर इसका आंसर आपका मान लो आपने सॉल्व किया हो 3/2 स्क्वायर यूनिट आया हो तो सही है, अदरवाइज इसके सॉल्यूशन की अपेक्षा ये सॉल्यूशन करना ज्यादा सही है। ठीक है, ये पैराबोला एरिया बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। ओके, 2 टाइम्स करना था इसमें। उसके बाद सवाल नंबर 26, आखिरी वाला सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल दे दिया, लीनियर इक्वेशन है पहली वाली, और ये वेरिएबल सेपरेशन से आ जाएगी, लेकिन नीचे वाले की अपेक्षा ऊपर वाला लीनियर इक्वेशन मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, इसी को करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन 26 वाले का मैं आपको बताता हूं, ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, ये लीनियर है, आप कलर समीकरण दिए, dy/dx प्लस vy से कंपेयर किया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया, हिंदी में समाकलज गुणज कहते हैं। और समाकलज गुणज निकलने के बाद फिर इसके सॉल्यूशन की इक्वेशन बाई if qif, तो y if x आया, q है हमारा कितना x² x dx, और ये एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन ये आ गया, और साइड से ये फॉर्मूला लिख दो, और ये तुम्हारा जो फाइनल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आया, ये आया। इस तरह से आपका सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है।